नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे बिंदास। बिंदास में आपके सामने हम मुद्दा लेकर आए हैं इन दरिंदों को, सांपों को, इस हिंदुस्तान के दुश्मनों का कुचलने का टाइम है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा हृदय दिखाते हुए रमजान के दिनों में सीज़फायर किया, युद्ध विराम किया, लेकिन जिनको टांग ऊपर करने की आदत है वो सुधर नहीं सकते। जो लातों के भूत है वो बातों से मान नहीं सकते। हमने तो 1 महीने पहले जो कहा था वो इन दरिंदों ने दोबारा साबित करके दिखाया। आखिर हम पृथ्वीराज चौहान की तरह घोरी को कितनी बार माफ करेंगे। ये समय आ गया है कि अंतिम लड़ाई की जाए और इन दुश्मनों का हमेशा के लिए खात्मा किया जाए। आज यही हिंदुस्तान चाह रहा है। आपका क्या कहना है? स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर, सोशल मीडिया के लाइव टेलीकास्ट के कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपनी अभिव्यक्ति को हम तक पहुंचाए। अगले 1 घंटे तक पूरा हिंदुस्तान इस देश के नेतृत्व को कहेगा कि अब बस हो गया, अब अंतिम लड़ाई, सफाई का अभियान आतंकवादियों का शुरू करें। पहले मुद्दा को देखते हैं। हमने कश्मीर में एक तरफा संघर्ष विराम लागू किया। कश्मीर में संघर्ष विराम लागू करने का हमें ये सिला मिला कि कश्मीरी आतंकियों ने हमारे जवानों को अगवा किया, जवानों की हत्या की और उन पर हमले किए, आम कश्मीरियों की हत्या की। हमारे जवानों को पहले हमला नहीं करने के आदेश जारी कर दिए गए। वाजपेयी जी ने 2000 में यहाँ यूनिलेटरल सीज फायर किया था। इस तरह से यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इन लाइन्स पे सोचना चाहिए। इस वक्त जो एनकाउंटर्स हो रहे हैं, क्रैकडाउन्स हो रहे हैं, सर्च ऑपरेशंस हो रहे हैं, उसमें आम लोग क्या कुरान शरीफ की यही नसीहत है कि रोजे के दौरान सीमा पर जिस प्रकार की शरारत पाकिस्तान की ओर से हुई है उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है, दिया भी जाएगा और आने वाले समय में भी। क्योंकि हमारी सेना की जो ताकत है अभी हमने उपयोग ही नहीं किया है, सिर्फ डिफेंसिव में लगा है। जिस दिन हम कहेंगे जो युद्ध की नियम के अनुसार कश्मीर को ठीक करो, तो और ऐसे में अन्य दिनों के मुकाबले सेना पर और भी ज्यादा हमले हुए रमजान में। पाकिस्तान ने रमजान में 30 से ज्यादा बार संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। वहीं सीमा पर पाकिस्तान की ओर से रमजान के महीने में 70 से ज्यादा बार हमले हुए। रमजान में पाकिस्तान की गोलीबारी में हमारी सेना के 25 जवान शहीद हुए। वहीं कश्मीर में आतंकियों की घुसपैठ में तो रमजान के महीने में बाढ़ सी आ गई। कश्मीरी और विदेशी आतंकियों ने रमजान के महीने में 14 जगहों पर अटैक किया। पत्थरबाज खुलकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। खुलेआम ISIS के झंडे लहरा रहे हैं। और ऐसे में संघर्ष विराम करके हमने कौन सा बड़ा फायदा उठाया, क्योंकि जब संघर्ष विराम लागू नहीं था तब हमारी सेना आतंकियों पर हावी थी। आंकड़े साफ बता रहे हैं कि जितने सैनिक पिछले 5 महीने में शहीद हुए उससे ज्यादा रमजान में सेना के जवानों को बलिदान देना पड़ा। ऐसे में अब समय आ गया है कश्मीर के इन सपोलों को कुचलने का, आतंकियों को जहन्नुम भेजने का। यही नहीं, अब आतंकियों के आकाओं को भी ठिकाने लगाना होगा, क्योंकि आतंकियों के यही आका आतंक को बढ़ावा दे रहे हैं कश्मीर में। यह मुद्दा और इस मुद्दे पर आपको बेखौफ होकर, हाथ खोलकर, दिल खोलकर बोलना है। इस देश के दुश्मनों को संदेश देना है। इस देश के लीडरशिप को बताना है कि पूरा देश मोदी जी आपके साथ है। सर्जिकल स्ट्राइक तो आपने सीमा के उस पर जाकर की थी, अब देश के अंदर के पाकिस्तान को, मिनी पाकिस्तान को कुचलना है। इस देश के खिलाफ धार्मिक आस्था के नाम पर युद्ध छेड़ने वालों को कुचलना है। पूरी दुनिया या खास करके हिंदू ये मानता है कि मुसलमानों का आज का त्योहार उनका पवित्र त्योहार है। हर समुदाय को अपने पवित्र त्योहार को मनाने का अधिकार है, लेकिन ईद पर कश्मीर में जो हुआ, पूरे रमजान में कश्मीर में जो हुआ, ये धार्मिकता कम और राजनैतिक जो हिंदुस्तान को पाकिस्तान बनाने की योजना है वो ज्यादा दिख रही थी। और ऐसे में जब बात धर्म की आए तो सम्मान है, लेकिन जब बात देश की सुरक्षा की आए तो फिर उसको कुचलना जरूरी है। हिंदुस्तान के लिए ये 3 जिले, वो भी छोटे से जिले, लोगों को लगता है कि पूरे जम्मू कश्मीर में ये सब कुछ हो रहा है। पूरा जम्मू कश्मीर वैसे भी छोटा सा राज्य है, उसमें जम्मू क्षेत्र में, पूंछ में और
वहां बाकी जगह पर कुछ नहीं होता, ये होता है केवल कश्मीर में, और कश्मीर के भी घाटी हिस्से में। अगर हम कहें तो बाकी उत्तर प्रदेश जैसे राज्य का एक जिले का भी क्षेत्र नहीं है। इतनी जगह पर पूरे दुनिया में हिंदुस्तान के खिलाफ संदेश देने का काम ये कश्मीरी देशद्रोही कर रहे हैं। और अब केवल संदेश देने का नहीं, सेना के जवानों की बलि ले रहे हैं, आम नागरिकों की बलि ले रहे हैं, और बात केवल हिंदू मुस्लिम की नहीं तो मुसलमानों की भी ले रहे हैं। ऐसे में इन कश्मीरी देशद्रोहियों के साथ जो मुसलमान हैं, उन्होंने भी हिंदुस्तान के साथ खड़े होने की बारी आई है, समय आया है, और ये राइट टाइम है। धार्मिक आस्था के नाम पर महीना भर शांति की, अब कल से कार्यक्रम शुरू करिए मोदी जी, और इसलिए आज का बिंदास बोले। स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर कॉल करके आप अपनी बात को कह सकते हैं। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हाँ, जय हिंद सर। बोलिए। नमस्कार सर, मैं रमेश कुमार उस्मानाबाद महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ। बोलिए सर, ये कश्मीर के जो गद्दारों को है उनको चुन चुन के मारा जाना चाहिए। हाँ, मैं आपका बात से सर पूरी तरह समर्थन करता हूँ। बिल्कुल, धन्यवाद। चुन चुन कर मारना चाहिए। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद जी, जय श्री राम। मैं महेश बात कर रहा हूँ चेन्नई से। बोलिए। सर, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि कश्मीर के बाबत में हमारी ऐसी क्या मजबूरी है, कौन सी दुविधा है जो हम कुछ कर नहीं पा रहे। बिल्कुल, यही तो हम कह रहे हैं, और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ 3 अतिथि इस वक्त है। उनके पास चलते हैं, स्वागत करते हैं। हमारे साथ वीर चक्र प्राप्त कर्नल टीपीएस त्यागी जी है। त्यागी जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ वेटरन्स इंडिया के बीके मिश्रा जी है, उनका भी स्वागत है। और हमारे साथ कर्नल शैलेंद्र जी है, आपका भी स्वागत है। आप तीनों के साथ हमारे साथ अंकुर शर्मा एडवोकेट जुड़ेंगे, और साथ ही हमारे ब्यूरो चीफ जम्मू कश्मीर के राहुल शर्मा हमारे साथ जुड़ेंगे। इन 5 लोगों से हम जानेंगे कि क्या स्थिति है, और साथ में आप लोग भी कॉल करके अपनी बात को कह सकते हैं। सबसे पहले त्यागी जी के पास चलते हैं। त्यागी जी, आप जैसे वीर चक्र प्राप्त सैनिक को, सिपाही को, भारत माता के एक सुपूत को, ये सब कुछ चित्र देखने के बाद क्या महसूस होता है, क्या अभिव्यक्त होता है? ये महाभारत की लड़ाई नहीं है कि जहां रोज शाम को प्रतिदिन सीज फायर कर दिया जाता था। शायद ये लोग नहीं समझते कि फौज के अंदर एक मोमेंटम होता है। मोमेंटम का मतलब है वेलोसिटी की, रेट ऑफ वेलोसिटी बढ़ जाना, यानी कि गति के अंदर गतिमान हो जाना। वो मोमेंटम हमारी फौज कश्मीर के अंदर पा चुकी थी, और ऑपरेशन ऑल आउट इस तरकीब से चल रहा था कि हमको लगने लगा था कि अब आतंकियों का सफाया हो जाएगा। ऐसे में उस सीज फायर को डिक्लेयर कर देना, और अगर डिक्लेयर भी करते तो कम से कम एक राय तो होती। क्या होम मिनिस्ट्री इस बात को समझती है कि डिफेंस मिनिस्ट्री कैसे काम करती है? हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ यानी कि सेनापति ने इसके लिए हाँ नहीं की। हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री भी इसके लिए रेजिस्टेंट थी, लेकिन उसके बावजूद होम मिनिस्ट्री से ये गया कि साहब ये सीज फायर होगा। उस सीज फायर होने का नुकसान ये हुआ कि जो फौज का मोमेंटम था वो मोमेंटम टूट गया। अब वो मोमेंटम बनाने में समय लगेगा। ये एक कोर्स करेक्शन की आवश्यकता है, और ये कोर्स करेक्शन यूं ही नहीं हो जाएगा। ये कोर्स करेक्शन केवल इसलिए नहीं हो सकता कि फौज को लगा दीजिए, फौज दोबारा से अपना काम कर लेगी। इस कोर्स करेक्शन के लिए बिल्कुल टेक ऑफ करना पड़ता है, स्टार्टअप लेना पड़ता है, और वो जो शुरुआत है वो दोबारा करनी पड़ती है। हालांकि इस रमजान के महीने में जो शांति की अपेक्षा थी वो पूरी नहीं हुई है, और अब वैसे भी सेना या हमारी बाकी पैरामिलिट्री की फोर्सेस उतर कर इस पर लड़ रही है। शैलेंद्र जी। सुरेश जी, अगर आप देखें किसी भी टेरर आउटफिट को फाइट अगर करना है, उससे अगर हमें लड़ना है, तो उसमें सबसे पहली चीज है पीपल कनेक्ट, लोगों के साथ हमारा कनेक्शन। हम इतने सालों से बोलते आ रहे हैं कि हमारा शायद जेएनके में वो पीपल कनेक्ट टूट गया है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हमारे साथ पिछले इतने सालों से चल रही है। नहीं, लेकिन जब अब औरंगजेब जैसा मतलब वहां का स्थानिक जवान मारा जाता है, जो स्थानिक भी है, मुस्लिम भी है, ऐसे में वहां के लोगों में इसकी भावना नहीं उठ रही क्या? आज की तारीख में हमारे देश और सरकार के पास ये सबसे बढ़िया मौका है कि पहली बार जेएनके में किसी बाप ने बोला है कि या तो तुम ठीक कर लो, नहीं तो मैं ठीक करूंगा। बिल्कुल, जिसको बोलते हैं सोशल कनेक्ट।
आज पहली बार है, अगर भारत सरकार इस बात का फायदा ना उठाए तो वो लूजर होगी इस बार। बिल्कुल। पंजाब में आपने देखा, जब तक लोग नहीं उठे तब तक आप उस टेररिज्म को कंट्रोल नहीं कर पाए। और अब कश्मीर के लोग भी खड़े हैं, तो ऐसे बहुत में बढ़िया बात है। हिंदुस्तान को अब पहल करने की जरूरत है। मिश्रा जी, पूर्व सैनिकों का संगठन आप चलाते हैं, पूर्व सैनिकों की क्या मानसिकता है आज के इस पूरे चित्र को देखें? देखिए, जो आज जो ये घटना घटी है औरंगजेब वाली, और दूसरा जो पत्रकार के साथ में वहाँ हुआ, पूरे देश के पूर्व सैनिक बहुत ही चिंतित है। हमारा फौज इतनी ताकतवर है, हर एक तरह से हम मजबूत हैं, हम तैयार हैं, हम योजना बनाते हैं, उस योजना पर काम शुरू करते हैं, बीच में एक नया इंटरफेरेंस आ जाता है कि भाई आप सीज फायर कर देते हैं। अब चूंकि फौज इसमें कुछ कर नहीं सकती, गवर्नमेंट का डिसीजन है तो फौज को मानना बाध्य है, लेकिन इससे बहुत बड़ा नुकसान होता है। जैसा कि अभी त्यागी साहब ने कहा कि कहीं ना कहीं मोमेंटम टूटता है। हमारी जो तैयारी थी, जो हमारी स्ट्रेटेजी थी, हमने बहुत सारे आतंकवादियों को मार गिराया था, बहुत सारे आतंकवादियों को हमने पकड़ लिया था। अभी जो ये टाइम उसको मिल गया, फिर से वो पुनर्जीवित हो गए। बिल्कुल, लेकिन अपनी ताकत इतनी बड़ी है कि उन पुनर्जीवित को हम दोबारा कुचल सकते हैं। बस इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। कैसे विफल रहा ये युद्ध विराम, देखिए। कभी भी अच्छा नहीं रहा 18 साल पुराना संघर्ष विराम का अनुभव। केंद्र सरकार के संघर्ष विराम के फैसले से कश्मीरी आवाम और क्षेत्र की राजनीतिक पार्टियां भले ही उत्साहित हों, लेकिन सेना व सुरक्षा बलों के लिए ये चुनौतियों भरा साबित होगा। करीब 3 दशक से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद से लड़ रही सेना व सुरक्षा बल साल 2000 के संघर्ष विराम के अनुभव भूले नहीं हैं। पाकिस्तान की शह पर अलगाववादियों और आतंकी तंजीमों ने संघर्ष विराम को औपचारिकता बताया था और कश्मीर में हिंसा और सुरक्षा बलों पर हमलों में तेजी आई थी। ऐसे हालातों में तत्कालीन मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कहा था कि संघर्ष विराम अच्छी नीयत के साथ हुआ था, लेकिन आतंकियों ने नागरिकों को अधिक निशाना बनाया, जिससे इसे समाप्त करना पड़ा। अब 18 साल बाद हुए इस संघर्ष विराम का भी अलगाववादियों और आतंकियों ने विरोध करके ये साबित कर दिया है कि वो पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने 19 नवंबर 2000 में रमजान में संघर्ष विराम की घोषणा की थी। 27 नवंबर से संघर्ष विराम शुरू हुआ था। 28 दिसंबर को इसे पहली बार और 27 जनवरी 2001 को एक महीने का दूसरा विस्तार दिया गया था। इसके बाद 28 फरवरी से 31 मई तक अंतिम विस्तार दिया गया। 6 महीनों के इस संघर्ष विराम के बाद भले ही सेना और सुरक्षा बलों ने संयम बरता, लेकिन आतंकियों ने इसका फायदा खुद को मजबूत बनाकर हमले करने में उठाया। संघर्ष विराम के करीब 6 महीनों में आतंकी हमलों में 512 नागरिकों और 250 से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों की जानें गई थी। इस दौरान करीब 750 आतंकी भी मारे गए थे। संघर्ष विराम के समय आतंकवाद में आई तेजी के कारण साल 2000 में 842 और 2001 में 1067 नागरिकों की मौतें हो गयी। ऐसे हालात में सेना व सुरक्षा बल इस संघर्ष विराम को लेकर उत्साहित नहीं है। उन्हें अच्छी तरह से मालूम है कि कश्मीर के हालात को बिगाड़ने के लिए पाकिस्तान की शह पर कोशिशें होंगी। ऐसे हालात में फील्ड कमांडरों के निर्देश हैं कि जम्मू कश्मीर में आतंकियों के हमले जारी रहेंगे। ऐसे में उनके प्रति सतर्कता के स्तर में कोई कमी न लाई जाए। सीमा पर भी घुसपैठ करवाने के लिए पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी किया जाना इसका सबूत है। एक्सपर्ट का मानना है कि ये संघर्ष विराम तभी प्रभावी होगा जब कश्मीर में लोग आतंकियों को शरण देना बंद करें और उनके बारे में सुरक्षा बलों को सूचना दें। इसके साथ शुक्रवार को होने वाले हिंसक प्रदर्शन भी बंद करने होंगे। कश्मीर में स्थिति को हम अपने हाथ से निकलने की इजाजत नहीं दे सकते हैं। वहीं कश्मीर में संघर्ष विराम उस समय हुआ जब आतंकियों पर भारी दबाव बनाया गया था। इस साल अब तक वहां 72 आतंकी मारे गए हैं, जबकि 30 सुरक्षा कर्मी शहीद हुए और 33 नागरिक भी मारे गए हैं। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए। अभी के खंडेलवाल बोल रहा हूँ, आंवला जिला बरेली जीपी से। बोलिए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब रमजान का महीना है, इनका पाक महीना जो कहते हैं, जब ये लोग ही शुद्ध और साफ नहीं है और इनके आचार विचार ही इतने गंदे हैं कि जो देश से विद्रोह कर रहे हैं, तो फिर इनका पाक महीना कैसे हुआ? ये तो नापाक महीना हो गया इनका। हमारी ओर से पूरा सहयोग रहा, उसके बावजूद भी इन्होंने अपने
जो गंदी नीति थी वो अपनाई है, जो आतंकवादी है वो इनको आतंकवादियों को शरण दिए हुए हैं और उनके हिसाब से काम कर रहे हैं, तो ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ फिर पाक महीना और कोई सा भी महीना देखने की आवश्यकता ही नहीं है। त्यागी जी के पास चलते हैं। त्यागी जी, आखिर किसी त्योहार पर लग रहा था कि दिन भर ईद मिलन, नए कपड़े पहनना, धार्मिक पूजा पाठ विधि जो भी अपने अपने धर्म के हिसाब से होगा वो करेंगे, लेकिन चित्र तो बड़े खतरनाक आ रहे हैं। शायद हमारे लोग ये कहेंगे जो सत्ता में है कि साहब देखिए डीएमओ लेवल की मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में संघर्ष विराम के लिए सहमति बनी थी और इसलिए हमने विश्वास कर लिया। ये स्थिति 2000 में भी थी, ये स्थिति 2000 ना गलत है कि उन्होंने विश्वासघात किया। अरे तुमने विश्वास क्यों किया? हाँ। के अंदर डेमोक्रेसी, माफ कीजिएगा, लोकतंत्र पूरी तरह से फेल हो चुका है और अभिव्यक्ति की आजादी के अंदर पीपल हैव बिकम लिबर्टी ड्रंक। लिहाजा वहां की इस अभिव्यक्ति की आजादी को रोकने के लिए पहला कदम ये होगा कि वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगाया जाए और प्रेसिडेंट रूल लगाने के बाद तब आर्मी को पूरी तरह से स्वतंत्रता दी जाए। ये नहीं कि आप सिर्फ मीडियम मशीन गन का फायर करेंगे, आर्टिलरी का फायर नहीं कर सकते। ऑल टाइप्स ऑफ फायर विच आर नीडेड दे शुड बी गिवन एट द डिस्क्रेशन ऑफ द लोकल टैक्टिकल कमांडर। दिस इज व्हाट। अरे कोई लड़ाई कैमोफ्लाज और कंसीलमेंट से जीती जाती है। जहां हम हैं हम दिखाएं कि हम नहीं हैं और जहां हम नहीं हैं वहां दिखाएं कि हम हैं। ये सब चीजें शायद सिविल गवर्नमेंट नहीं समझती, लेकिन अगर आर्मी समझती है तो आर्मी को इसकी इजाजत तो दो। आपने ये तो कह दिया कि आप एकदम रिएक्ट कीजिए। अच्छा, पहली बात तो रिएक्ट ही क्यों? एक समय आ गया है, अब एक्ट करना पड़ेगा हमको। हम रिएक्ट करना नहीं चाहते, अब हम एक्ट करना चाहते हैं, ऑफेंसिव होना चाहते हैं। और इस मामले में अब हम अगली पंचवर्षीय योजना तक इंतजार भी नहीं कर सकते। आवश्यकता अब इस बात की है कि गिने हुए घंटों में, जैसे शहीद के पिता ने कहा 72 घंटे नहीं तो और 2-4 दिन, 1 हफ्ते के अंदर इसमें एक्शन लिया जाना चाहिए। और अब सिचुएशन जैसे कर्नल शैलेंद्र कह रहे हैं कि कश्मीर के लोग भी अब आतंकवाद के खिलाफ हो गए हैं, मैं नहीं समझता कि इससे बढ़िया कोई एक्ट करने की सिचुएशन होगी। बिल्कुल, कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। जय हिंद। मैं एमपी बनखेड़ी से बोल रहा हूँ, मध्य प्रदेश बनखेड़ी से, जगदीश पारासर। हाँ, मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि विश्व के किसी भी देश में इतनी देशद्रोही गतिविधियां बर्दाश्त नहीं की जाती होंगी। हमारे भारत में ऐसा क्या है जो इतनी देश विरोधी गतिविधियां बर्दाश्त की जाती हैं, उनको इतनी वो दी जाती है? ये कितना राजनीतिक विडंबना है, ये मेरा सवाल है। बिल्कुल बिल्कुल। शहीद के पिता ने क्या कहा, ये वीडियो आज सोशल मीडिया पर और टीवी पर काफी चल रहा है। हम आपको दिखाना चाहते हैं कि क्या चाह रहे हैं असली कश्मीर। देखिए, जो नेता बैठे हैं श्रीनगर के अंदर, खासकर श्रीनगर के अंदर कोई भी पार्टी का हो, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे वो एनसी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, ये नेता लोग दुनिया को मरवा रहे हैं। इन नेता लोगों को हटाया जाए, कश्मीर से बाहर निकाला जाए और एक साइड से सफाया करके दूसरी साइड से पीर गली से बाहर निकाला जाए। जो गैर लोग हैं उनको बाहर निकाला जाए, ये सफाया किया जाए। ये मैं अगर नरेंद्र मोदी हो तो मैं 72 घंटे की उनको बोल देता हूँ, नहीं तो हम खुद बदला लेने। आखिरी बात है, मुझे आने वाले 32 घंटे के अंदर कश्मीर में जो लटेरे हैं, अगर डिफेंस आपने स्टेट बोलती है मेरा पर्दा उसका, मेरी कश्मीर का, उनका पर्दा में कश्मीर हमारी है, उसको आग नहीं लगानी, आग कश्मीर को नहीं लगानी, बल्कि जो कश्मीर में गुंडे घुसे हुए उनको बाहर निकालना है, उनको बाहर निकालना है। अगर किसी का पर्दा उड़ जाए, अगर मेरा पर्दे को उठा रहे तो मुझे उठाने में उसकी कोई दिक्कत नहीं है। ये यहाँ जात पात की बात नहीं है। अगर पाकिस्तान अपनी जगह बैठा है, मतलब पाकिस्तान को कश्मीर भी कर रहा है और पाकिस्तान को मैं जाता हूँ, अगर उसका आता है उसको पीछे हट जाने दिया, वो बेशर्मों का लगा हुआ है, नुकसान कर रहा है, हमारा देश का नुकसान कर रहा है। मुझे दुख है इस चीज का कि मैं और कुछ नहीं कहूंगा। मैं जो ऊपर नेता बैठे हैं, जो कश्मीर के अंदर नेता बना के बैठे हैं, ये अपनी सीट के लिए लड़ रहे हैं और दुनिया को मरवा रहे हैं। इन नेताओं को हटा जाए यहाँ से। नरेंद्र मोदी का नहीं फादर कर देता, हम इसका फादर कश्मीर में झंडा पाकिस्तान का कैसे लगता, हमारा झंडा क्यों नहीं लगता?
झंडा लगना चाहिए, पाकिस्तान का लगना चाहिए। हम हैं आपके साथ, ठीक है, हम हैं, बिल्कुल हैं। और ये कभी मत सोचो कि हम जो है इसको नहीं जाएंगे। मेरे पलटन के जो सारे जवान हैं वो औरंगजेब समझ पा रहे, जरा बहादुर है ना, देश के लिए जानती ना, देश के लिए करवाओगे। बिल्कुल, मैं खुद देने के लिए चाह रहा हूँ, ये मेरा बड़ा बेटा, हम सब करवाना चाहिए। ये भी फौज के अंदर है, ये इंजीनियर बम्बे इंजीनियर के अंदर है। ये कट्ठे छुट्टी आते ईद घर में बनाएंगे, लेकिन साहबों ने नहीं बनाने। कश्मीर के गद्दारों का धर्म के आधार पर समर्थन करने वाले और इस देश को पाकिस्तान बनाने वाले कठमुल्लों को इस पिता के, इस मुस्लिम पिता की बात को समझना चाहिए। हम धर्म के आधार पर उसको मुस्लिम पिता नहीं कह रहे, लेकिन इस देश के कठमुल्लों को यह बताने की आवश्यकता है कि ऐसे भी लोग हैं जिनसे उनको कुछ सीख लेने की संभावना है, नहीं तो एक दिन उनका भी नंबर आने वाला है। कॉलर के पास चलता है। जय हिंद। जय हिंद सर, बोलिए। आपका मैं बहुत आदर से आपको प्रणाम करता हूँ। बोलिए बोलिए। हेलो, बोलिए। हाँ, आपको बहुत आदर करता हूँ। आपका सुदर्शन न्यूज़ मैं हरदम देखता हूँ और मेरे को इतना गुस्सा आता है कि मैं गवर्नमेंट से ये मांग करना चाहता हूँ कि पूरे शरीर में मुझे बम बांध के दे दीजिए। मैं पाकिस्तान में मैं फोड़ दूंगा उसको, पाकिस्तान में जाके मैं गिर जाऊंगा। मेरे 2 बच्चे हैं, मगर ये सब देख के कश्मीर के हालात, जो हमारे जवान इतने मरते हैं, इतने परेशानी होती है, इसको मुझे बहुत दुख है। मैं आप जैसे अगर ये हर एक हो जाए तो हिंदुस्तान एकदम आगे जाएगा। ये आपसे मैं विनती धन्यवाद त्यागी जी। देखिए, एक हिंदुस्तानी के मन में कितना गुस्सा है। वो अपने 2 बच्चे होते हुए, परिवार होते हुए भी सब कुछ छोड़कर पाकिस्तान में शरीर पर बम बांधकर जाने के लिए तैयार है। हालांकि ऐसी करने की जरूरत नहीं है, हमारी सेना सक्षम है, लेकिन एक आम हिंदुस्तानी इस कदर अगर उद्वेगित है तो निश्चित तौर पर देश ने, सरकार ने कुछ करने का समय आया। तो व्यक्ति ने अभी बात की, उसके मन में जो दुख है वो हमारे मन में भी है और वो देश के हर आदमी के मन में है। बिल्कुल। लेकिन वो दुख इसलिए नहीं है सेना में 2 मरे या 2 गए, इसलिए नहीं है। वो दुख इसलिए है कि 7% वोटों पे जीता हुआ वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शेख अब्दुल्ला कहता है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पाकिस्तान को ही दे दो। क्यों? उनके पिताजी की संपत्ति है क्या? एक वहां का मुफ्ती आजम ये कहता है कि हमारी संख्या बढ़ गई है, लिहाजा एक दूसरा देश दे दो। मैं कहता हूं सिर्फ इन 2 आदमियों को जेल में डाल दिया जाए, उसके बाद में आप देखिए हमें पाकिस्तान से तो खतरा है ही नहीं। अरे अगर पाकिस्तान में हिम्मत होती तो क्या आज तक उन्होंने 1 इंच जमीन भी हिंदुस्तान की ले पाए? बल्कि उनके खुद 2 टुकड़े हो गए। हमें खतरा जो हिंदुस्तान के अंदर पाकिस्तान बने हुए हैं, जो कश्मीर के अंदर उनके स्लीपिंग सेल बैठे हैं, जो उनके तरफदार हैं, उनसे है। और उनमें से 2-4 को समझ में नहीं आता कि सरकार, सेंट्रल में सरकार होने के बावजूद ऐसे आदमी जो सीधे सीधे देश के विरुद्ध काम करें, देशद्रोह का काम करें, अरे उनको जेल में बुलाओ। और अगर कश्मीर के संविधान में उन्हें जेल में डालने का कोई प्रावधान नहीं है तो बुलाओ उन्हें हिंदुस्तान में और उसके बाद उन्हें जेल में डालो। लेकिन ये मैं नहीं कह रहा, ये हिंदुस्तान की आवाम कह रही है। और अगर सरकार ने इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया तो आप ये समझ लें कि आने वाली स्थिति बड़ी भयावह होगी। मिश्रा जी, अगर आम हिंदुस्तानी में, सिविलियंस में इतना जोश है तो पूर्व सैनिक तो उबाल रहे होंगे। देखिए, पूरी देश में पूर्व सैनिक उबल रहा है। अब आपने सुना कि एक पिता की क्या सोच है और राष्ट्र के प्रति उनकी कितनी पॉजिटिव भावना है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि अब समय आ गया है। आपने बहुत टाइम दे दिया, चाहे वो पाकिस्तानी हो या सो कॉल्ड जो अपने आप को बुद्धिजीवी समझते हैं या जो मानवाधिकार का रक्षक समझते हैं, ऐसे लोगों को आपने बहुत समय दे दिया। अब समय आ गया है कि वहां पे राष्ट्रपति शासन लगाइए, फौजियों को छोड़ दीजिए। एक भी एक्टिविटीज जो राष्ट्र विरोधी है, राष्ट्र के अनहित में है, ऐसे एक्टिविटीज करने वाले लोग को सीधा शूट करने का अधिकार फौजियों को छोड़ दीजिए। और मैं बता रहा हूं कि इसका समाधान यही है। इसका समाधान जो हम शांति की रास्ता या ये राजनीति और उल्टा सीधा से सोच रहे हैं, इससे ये पाकिस्तानी बाज नहीं आएगा।
अब आपको फौजियों को छूट देना होगा। शैलेंद्र जी, वैसे तो मतलब आप लोग भले ही रिटायर हो, लेकिन सेना के लोगों से, अभी वर्किंग लोगों से भी आप लोगों का इंटरेक्शन होता होगा, उनका क्या भाव है? ये आपने एक बड़ा अच्छा सवाल किया। 2 दिन पहले ही मेरा कोर्स गेट टुगेदर था, उसमें ये टॉपिक बड़े जोर शोर से चल रहा था कि सरकार क्या कर सकती है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं कर रही। मैं तो कहता हूं सबसे बढ़िया बात उन लोगों का जो सर्विस में है इस समय, उन लोगों का कहना है कि हमारी सरकार एक छोटी सी पॉलिसी बनाकर ये क्यों नहीं कह सकती, अगर तुमने गोली चलाई तो मैं मशीन गन चलाऊंगा, अगर तुमने मोटर चलाई तो मैं अपनी बड़ी गन चलाऊंगा, तुमने अगर अपनी बड़ी गन चलाई मैं अपनी बोफर्स चलाऊंगा, अगर तुमने मेरे एक पोस्ट को अटैक किया मैं तुम्हारी 10 पोस्ट को अटैक करूंगा। तब जाकर वो डेटरेंस, जिसको बोलते हैं प्रोहिबिटिव लॉस, ऐसा लॉस पाकिस्तान आर्मी को देना जिसे वो सहन ना कर पाए, कमर टूट जाए। कि अगर तुमने हमारी तरफ देखा, बिल्कुल तो ना केवल आपकी क्या अब आंखें, आपको नहीं लगता कि जैसे नक्सलवादियों का, माओवादियों का भी जंगल में और आदिवासियों में आधार खिसकता जा रहा है और लोग उनके खिलाफ होते जाए, इस कारण उनका भी क्षेत्र घट गया है, अब कश्मीर के अंदर भी इस्लामिक आतंकवादियों की स्थिति आ गई है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मुझे ऐसा नहीं लगता। इस्लाम, बल्कि इस्लाम के नाम पे और या आतंक के नाम पे इनकी गतिविधियां और बढ़ती जा रही हैं। देखिए वहां पे कम से कम 7 या 8, नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि वहां का जो आम कश्मीरी है, आम कश्मीरी, यस, और जो आतंकवादी है, इन दोनों में अब डिप्रिशिएट होने लगा है, विरोधाभास होने लगा, एक दूसरे के खिलाफ जाने लगे हैं। इनमें ये बिल्कुल सही बात है, इनमें विरोधाभास होने लगा है। जो शहीद के पिता के उद्गार हमने सुने हैं उससे ये प्रतीत होता है। लेकिन आप इस खतरे को न भूलें कि करीब 450 आतंकी 3 मुख्तलिफ जगहों से हिंदुस्तान के अंदर घुसपैठ के वो लिए तो 4 है, तैयार बैठे, लेकिन उन 4 का समर्थन करने के लिए सड़क पर उतरकर पत्थरबाजी करने वाले भी तो आतंकी है। बिल्कुल आतंकी हैं जो सड़क पे पत्थरबाजी करते हैं। अरे आप कमाल की बात कर रहे हैं, एक आदमी के हाथ में अगर AK-47 है और 200 आदमी भी पत्थरबाज है, इजाजत तो दो उसे गोली चलाने की, भून के रख देगा। ये चूंकि उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाई गई कि हमें मानवाधिकार, किसका मानवाधिकार, शायद ये सोच के इन्होंने रमजान के महीने में सीज फायर लगाया होगा कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से रिपोर्ट आ जाएगी कि हिंदुस्तान मानवाधिकार के अंदर ठीक है। मगर रिपोर्ट क्या आई? रिपोर्ट फिर उल्टी आई। रिपोर्ट उन्होंने कहा, तो रिपोर्ट पहले तय थी, वो रिपोर्ट पहले तय थी। तो जब ये चीजें तय ही हैं तो हमें ये प्रियंका चोपड़ा का बोलना, जी, टीवी चैनलों पर सीरीज आना, बॉलीवुड के तमाम गद्दारों का प्ले कार्ड लगाना, ये सीजफायर के दौरान की घटना, ये पूरे चेन ऑफ एक्टिविटी है तय करके हिंदुस्तान के इंटॉलरेंस का तथाकथित हवा लोगों के सामने बनाया जा रहा है। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। जय हिंद सर। बोलिए सर, मैं सीकर जिले से हूँ, राजस्थान का। हाँ, और मेरा अभी सीकर जिले में आर्मी में सिलेक्शन हुआ है और मैं रोज देख रहा हूँ ये आतंकवाद के ये विभिन्न वीडियो हम आपके सामने दिखा रहे हैं। ये देखिए, गाड़ी के ऊपर होने वाला हमला, ये पोस्टर, बैनर लहरा दे, देशद्रोही, नमक हराम, इस देश के गद्दार। देखिए कौन से झंडे फहरा रहे हैं, क्या बैनर लगा रहे हैं। बैनर और होल्डिंग को भी पढ़िए, ये क्या क्या दिखा रहे हैं। मानवता के कत्लेआम करने वाले झंडे लगाए जा रहे हैं। इस्लामिक स्टेट का IS का झंडा लगाया जा रहा है। सीरिया के और इस चित्र में आपको कितना फर्क दिख रहा है। मुसलमानों के त्योहारों की नमाज हो, जब मुसलमान बड़े संख्या में आता है तो उसके बाद भारत की सेना पर यह हमला क्यों होता है? जवाब दिया जाए। हिंदुस्तान जवाब मांग रहा है।
ऐसे ऐसे खतरनाक वीडियो हैं। ये वीडियो कुछ हम आपके सामने दिखा रहे हैं। देखिए, सड़क पर पड़े पत्थरों की संख्या देखिए, कितने बड़े पैमाने। लगता है पत्थरों की भी फैक्ट्रियां बनाई गई है। देखिए, उसी को उठाकर दोबारा वापस सेना की तरफ, हमारे जवानों की तरफ फेंका जा रहा है। इसका मतलब ये वेल ट्रेंड है, ये जानकार है, ट्रेनिंग दी गई है। आंसू गैस के बम को कैसे उठाकर वापस फेंका जा सकता है, सब कुछ बताया गया है। उसके बाद में सिचुएशन ऑटोमेटिक कंट्रोल में आ जाएगी। तो ये पत्थरबाजी का इलाज है। और बाकी क्या ये भी कारण है कि जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसमें जो पत्थरबाज है उनको पता है कि हमें माफी मिलने वाली है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अरे कमाल कर दिया। 10,000, 10 नहीं, 100 नहीं, 500 नहीं, 10,000 पत्थरबाजों को माफ कर दिया गया। यानी कि कश्मीर के सारे पत्थरबाजों को माफ कर दिया गया। क्यों? क्या तुम्हारे पास की नाकामी कम से कम पूर्व फौजी तो मानते हैं? शैलेंद्र जी, आप क्या मानते हैं? अगर आप ये जो वीडियो क्लिपिंग्स देखें तो इससे 3 बातें बड़ी क्लियर आती हैं। पहली बात, मुफ्ती मैडम का ये कहना कि ये बच्चे हैं जो मिसगाइड हो गए। इनमें से आपको कौन सा बच्चा नजर आ रहा है? सबसे बढ़िया बात, क्या हाइट है, क्या वेट है, क्या दौड़ने की स्पीड है? पहली बात। दूसरी बात, ये बच्चे, अगर आपके लैंग्वेज में मैं इनको बच्चा बोल भी दूं किसी वजह से, ये बच्चे इतना बड़ा रिस्क कैसे ले पा रहे हैं? ये रिस्क इसलिए ले पा रहे हैं क्योंकि इन्हें पहले से पता है कि फौज कुछ नहीं करेगी उनके। आप अगर वीडियो क्लिपिंग्स में देखें कि वो बेचारा फौजी, पीछे उसके गन टंगी हुई है और वो अपना ढाल लगाकर रोक रहा है कि जी जो पत्थर मेरे तरफ आए। ये इससे ज्यादा बड़ी फौज के लिए क्या ट्रेजेडी हो सकती है कि मेरे पीठ पर गन लगी हुई है, लेकिन मैं अपने आप को फिर भी बचाऊंगा इन सो कॉल्ड बच्चों से। तीसरी बात, आपने बिल्कुल ठीक बोला भाई, इतने सारे पत्थर, जो सड़क बनी हुई है जिसके चारों तरफ कहीं कोई दिख भी नहीं रहा कि कोई पत्थरों का ढेर है या कहीं किसी इंसिडेंटल तरीके से आपने पत्थर उठा लिए, इसका मतलब है इसकी आपने पूरी प्रिपरेशन करी है, आप पूरी तैयारी के साथ आए हैं। आपको मालूम है कि अगर मैं 25 कदम पीछे जाऊंगा, मेरा पत्थर का ढेर सेफ पड़ा हुआ है, वहां से ईंट उठाकर लाऊंगा और यहां मारूंगा। ये आपके क्लिपिंग्स ये 3 बातें बड़े क्लियर दिखा रहा है। मुझे तो समझ नहीं आ रही इसको गवर्नमेंट क्यों नहीं देख पा रही। गवर्नमेंट कोई आंखों पर ऐसा कौन सा पर्दा लगा हुआ है जो वो फिर भी फौज को बोल रही है कि नहीं भाई तुम अपनी गन टांगे रखो पीछे। बिल्कुल। और मेरा कहना है कि वहां की जो मुख्यमंत्री है, वो मुख्यमंत्री रोने का क्यों ड्रामा कर रही है? क्या कश्मीर जैसे राज्य में हमको रोने वाली मुख्यमंत्री चाहिए या रुलाने वाली मुख्यमंत्री चाहिए? वहां के एक जवान के शहीद होने के बाद वो रो रही है। दूसरी तरफ इन गद्दारों को बचाने के लिए भी कह रहे कि बच्चे हैं, राह भटक गए हैं, उनको वापस लाइए, गुनाह उनके वापस लीजिए एफआईआर। 10,000 गद्दारों को अगर वापस बुलाएंगे, उनके आरोपों को वापस लेंगे, तो ये चित्र नहीं होगा तो क्या होगा? हम आपको विजुअल दिखाते हुए ही इस बात को आगे करते हैं, क्योंकि हम दिखने से ज्यादा जरूरी है हिंदुस्तान को ये विजुअल दिखे, दुनिया को ये चित्र दिखे, पता चले कि कश्मीरी शांति का पैगाम देने वाली नहीं है। ये कश्मीरी गद्दार बहाना धर्म का हो, बहाना ईद का हो, बहाना रमजान का हो या हर हफ्ते आने वाले शुक्रवार का हो, अब काम एक ही होता है और वो है पत्थरबाज। और ये सबसे बड़े गद्दार है जो हिंदुस्तान का खाते हैं, गुणगान पाकिस्तान का करते हैं और हिंदुस्तान भी दिखाते हैं। तब तक कुछ कॉलर को लेते हैं, विजुअल जारी रखते हैं। जय हिंद। बोलिए, क्या कहना है आपको? बोलिए, बोलते रहिए। हाँ, हेलो, बोलते रहिए। सर मुझे ये कहना है कि आप इस बात पे विश्वास रखते हैं कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी? बिल्कुल हो सकता है। बड़ा दुर्भाग्य है कि एक्शन डे, डायरेक्ट एक्शन डे हमेशा गद्दार इस देश के दुश्मन करे।
ये तो डायरेक्ट एक्शन डे के आगे की बात है, क्योंकि डायरेक्ट एक्शन डे में हिंदुओं को काटा गया था, जम्मू कश्मीर से वैसे भी काट कर भगाया गया है। अब तो सैनिकों को भी वहां पर पैर नहीं रखने दिया जा रहा। आज के चित्र देखकर मैं भी बड़ा विचलित हूं और इसलिए मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आह्वान करता हूं, 56 इंच का सीना दिखाइए। पाकिस्तान में जाकर अगर सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते तो मिनी पाकिस्तान के अंदर हम क्यों नहीं कर सकते? आखिर क्या मजबूरी है कि हमारे देश के जवानों को हमारे बंदूकों के पीछे टांग कर पत्थरों से पत्थरों का जवाब देने की बारी आई। ये चित्र आपके राज्य में अपेक्षित नहीं था और इसलिए इसकी प्रतिक्रिया नहीं, अब प्रतिरोध होना चाहिए। अब हमें प्रतिक्रिया नहीं देनी है, अब हमें एक्शन लेना है और एक्शन लेने का समय आ चुका है। अब ये कोई कहेगा भी नहीं कि मुसलमानों का रमजान चल रहा है और एक्शन हो गया, ईद हो गई। कल सवेरे ईद का चांद आज दिख गया, कल मोदी का सूरज दिखना चाहिए, हिंदुस्तान के संप्रभुता का सूरज दिखना चाहिए और ये अंधेरा छटना चाहिए। मोदी जी, मैं आपको एक आह्वान करता हूं, आपने दिल्ली का लाल किला दालमिया ग्रुप को रखरखाव के लिए दिया है, कश्मीर सुदर्शन को रखरखाव के लिए दीजिए। इन गद्दारों को हम भी देख लेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। मैं प्रतिदिन योग करता हूँ। इसने मेरा सामर्थ्य और आत्मविश्वास बढ़ाया।